ठीक है, तो YDS से हम लोग देख रहे थे, यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर हमको मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए होगा, तो दोनों के बीच में जो फ्रिंज विड्थ आते थे YD, लेमडा डी बाई डी आया करता था। ठीक है, ये फ्रिंज विड्थ हुआ करता था। अगर हम लोग लिखते थे तो एन लेमडा डी बाई डी लिखते थे मैक्सिमा के लिए, ऐसे ही मिनिमा के लिए। और दोनों के बीचों में हम लोगों ने निकाला था कि फ्रिंज विड्थ अगर लिखे थे बीटा, तो आया था हमारा लेमडा डी बाई डी, जिसको हम बोले थे कि फ्रिंज विड्थ होगा, यानी कि दो डार्क या दो कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच का दूरी। ठीक है, तो वही सब चीजें अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम YDC में कुछ मॉडिफिकेशन करें, कुछ चेंजेस करें, तो क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, नहीं कि मोस्टली जो हम लोग करने वाले हैं ये क्वेश्चन ही आते हैं, तो इसको हम लोग थ्योरी के टाइप में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे है पहला कि इफेक्ट ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। पहले केस में हमने देखा या तो रेज पैरेलल आए या फिर सेम दूरी से आए। उन दोनों केसेस में हमारा फेज डिफरेंस जो था वो 0 हुआ करता था। लेकिन लेट से कि अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि ठीक है, हमने जब यहाँ से इक्वी डिस्टेंस से फेंका था या फिर पैरेलल लाते हैं, तो हमारा जो फेज डिफरेंस आया था इन दोनों पॉइंट्स पे, यानी कि जिसको स्लिट 1 स्लिट 2 बोलते थे, यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 था। लेट से कि अब रेज को हम ऐसे पैरेलली इस पे इंसिडेंट करा रहे हैं। ठीक है, ऐसे लेट से कि पैरेलल इंसिडेंट रेज हुए हैं। यहाँ पे हमारा स्क्रीन है जो कि यहाँ से D दूरी पे है, दोनों स्लिट के बीच का दूरी D। ये जो लाइन है ये हम बोल रहे हैं कि सेंट्रल लाइन है। ठीक है, अब ये जो रे है यहाँ से आया है, इस जगह से जो रे इस सेंटर पे गया होगा ऐसा, और एक यहाँ से, ठीक है, इस जगह से ऐसा गया होगा। ठीक है, हम इन दोनों के बीच का बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस रे और इस रे, इन दोनों के पाथ डिफरेंस सेम होगा, यानी कि पाथ डिफरेंस 0 होगा। लेकिन इधर से अगर इनिशियली हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेव फ्रंट जैसे अगर हम यहाँ पे अगर बनाते हैं, यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो रे है हमारा 1, और ये जो 2 रे है, 1 पहले पहुंच चुका है एज कम्पेयर टू 2, यानी कि 2 वाला लेट से पहुंच रहा है, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये डिस्टेंस अगर हमारा d है, और अगर हम बोलें कि ये जो हमारा एंगल है ये थीटा है, ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री है, ये हमको क्या मिल जाएगा, थीटा। ठीक है, ये अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ से अगर वर्टिकल से थीटा एंगल पे आया है, तो हमको ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा, नहीं हम इसको थीटा बोल सकते हैं। तो ये हमको जो पाथ डिफरेंस इनिशियली दिख रहा है वो डी कॉस थीटा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि एंगल किस एक्सिस से दिया। हो सकता है कि हमारा रे ऐसा आया हो और बोले कि यहाँ से ये एंगल थीटा हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल से भी थीटा क्वेश्चंस में दे सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ चूंकि वर्टिकल से लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डी आ रहा है, तो डी कॉस थीटा, यानी कि अगर हम इस पॉइंट पे रेज को मिलाना चाहते हैं, तो ये हमारा पाथ डिफरेंस निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम रेज को पैरेलली टू स्लिट नहीं भेज के अगर हम वहां से किसी एंगल पे भेजते हैं, तो जब रेज उन दोनों पॉइंट्स पे पहुंचने से पहले ही उनमें कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस आ जा रहा है। तो यहाँ जहाँ पे हमको सेंट्रल मैक्सिमा मिला कर रहा था, जहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 था, अगर इस जगह पे हम पाथ डिफरेंस लिखते हैं, तो अब वो 0 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, तो आएगा डी ऑफ कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि ये जो दोनों रेज मिले हैं वो पहले ही उनमें इतना का पाथ डिफरेंस हो चुका है। ठीक है, यानी कि जहां पे हमको सेंट्रल मैक्सिमा मिलता था वहां डी कॉस थीटा रहा, हो सकता है वो मैक्सिमा हो, मिनिमा हो, क्या हो, ये हम नहीं जानते।
यानी कि जहां पे हमको सेंट्रल मैक्सिमा मिलता था वहां पे अब नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर है? बोलो। हेलो। यस सर, क्लियर। ठीक है। अब जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से ये रे ऐसा ले गए, ठीक है, और ये आके यहाँ पे ऐसा दो रे मिल रहा है, ठीक है। इन दो रेज को अगर हम मिला रहे हैं, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करा है और इस डिस्टेंस को बोले, ध्यान से देखो, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये हमको डी कॉस थीटा ही दिख रहा है, ठीक है। अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें, अगर इस पॉइंट पे हमने देखा कि डेल्टा एक्स अगर हम पता करें, तो देखो इसमें ऊपर वाला रेज की अगर बात करें तो पहले जो डी कॉस थीटा पीछे था, लेकिन अब ये भी पीछे होके क्या यहाँ पे अब फेज डिफरेंस हमको 0 मिल रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम रेज को ऐसे एंगल पे टिल्ट किए हैं तो जो सेंट्रल मैक्सिमा था वो शिफ्ट हो गया है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये शिफ्टिंग कितना होगा, तो ये 0 है, यहाँ डी कॉस थीटा है, यहाँ से हम लोग वाई फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एंगल थीटा की बात करें तो जैसे कि अगर देख रहे हैं तो पहले से ही उसमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस रह रहा है। अब वो फेज डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे डी कॉस थीटा है, ठीक है। डी कॉस थीटा यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा जहाँ पे बन रहा है, ये चीज है। पहले से हम लोग जानते थे कि y अगर हम फाइंड करें, डेल्टा एक्स फाइंड करते थे तो क्या आता था, वाई डी बाई डी, ठीक है। पहले जो हम लोग फिर पाथ डिफरेंस फाइंड करते थे तो वाई डी बाई डी आता था जब हमारे यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा हुआ करता था। इस केस में क्या है, पहले से यहाँ पे डी कॉस थीटा का अंतर है, यानी कि एट अ डिस्टेंस y above सेंट्रल लाइन, अगर हमको पाथ डिफरेंस लिखना होगा तो पहले हम लोग लिखते थे y डी बाई डी, इसी में क्या करेंगे, माइनस प्लस कर देंगे डी कॉस ऑफ थीटा, नहीं ऊपर जा रहा है तो माइनस कर देंगे क्योंकि पहले से कितना है यहाँ पे, पहले अगर 0 हुआ करता था तो वाई डी बाई डी आता था, अब डी कॉस थीटा है तो कितना आएगा, तो ये चीज आएगा, ठीक है। वही अगर हम बिलो जाएंगे तो प्लस कर देंगे, एट अ डिस्टेंस y बिलो सेंट्रल लाइन, जो हमारा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स लिखना होगा वाई डी बाई डी, ये ओरिजिनल हुआ करता था, इसमें हम डी कॉस थीटा ऐड कर दे रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्यों कि जो हमारा पाथ डिफरेंस है, अब जहाँ 0 हमने मारा था वहां पे डी कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। तो प्लस माइनस कर सकते हैं या फिर सिंपली इसी को यूज करके ऊपर नीचे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे y है तो साइन के साथ पुट करना पड़ेगा कि ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो इसलिए जनरली जो है एक ही इक्वेशन लिखो तो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। यानी कि डेल्टा एक्स इतना आएगा जब इतना पाथ डिफरेंस होगा, जैसा कि हम लोग पहले केसेस में करते थे वैसा ही करना है। डेल्टा एक्स है मैक्सिमा के लिए एन लेमडा, मिनिमा के लिए 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 के बराबर कर देना है, जो चीज पूछा जाए हम बता सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकली अगर क्वेश्चन हमसे पूछता है कि अगर हम एंगल थीटा को से अगर हम रेज को स्लिट पे डाइवर्स कर मोड़ देते हैं, किसी एंगल से भेजते हैं, तो जो शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल ब्राइट होगा वो किधर होगा, किधर नहीं होगा। तो दिख रहा है कि हम नीचे से भेजें तो ऊपर की तरफ, अगर वही ऊपर से रेज आ रहे होते तो ये शिफ्टिंग नीचे की तरफ होता, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। बाकी जो है पाथ, यानी कि रेज कितना डिस्टेंस चल रहा है उसकी पाथ के डिफरेंस को मेजर करना है और अपना आगे की कहानी करना है, ठीक है। तो एक मॉडिफिकेशन है कि अगर हम रेज को ऐसे एंगल पे भेजे तो ऐसा कुछ होगा।
सेकेंड, मान लेते हैं कि हम पूरे सेटअप को उठा के पानी में डुबो दे तो क्या होगा? यानी कि इफेक्ट ऑफ चेंजिंग मीडियम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लेट्स से कि अगर हम कह रहे हैं कि पूरे सेटअप को उठा के हम जो आईडीएससी करे थे, ठीक है, ऐसा था हमारा, यहाँ पे S1 था, ये S2 था, यहाँ से अगर ये फॉर्म कर रहा था तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट था, फिर डार्क, फिर ब्राइट, नीचे डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे नहीं चल रहा था। ठीक है, इसके बीच में अगर हम बीटा का बात करें थे तो यह था लेमडा डी बाई टी। ठीक है, ये एयर बोल रहे हैं या फिर वैक्यूम, ऐसा था। अब अगर हम इस पूरे सेटअप को उठा के किसी दूसरे मीडियम में डाल दें, ठीक है, यानी कि सेटअप है, इस सेटअप को उठा के हम यहाँ पे मान लिए कि मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, अब इस मीडियम में हमारा ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये डी दूरी है, सब कुछ वही है। ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो चीज देखते हैं कि आखिर मीडियम चेंज करने से अगर हमारा पूरा सेटअप उठा के हम वाटर में पुट कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, उस चीज के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो सिंपल सा है कि सिंस हम जानते हैं कि म्यू जो होता है वो होता है सी बाई वी। ठीक है, म्यू जो म्यू जो होता है वो सी बाई वी होता है। तो यहाँ से अगर वेलोसिटी की बात करें तो ये सी बाई म्यू होगा, यानी जिस भी मीडियम का बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी जो होगा वो सी बाई म्यू होगा, या फिर बोल सकते हैं लेमडा जो होगा वो लेमडा एयर या फिर वैक्यूम अपॉन म्यू होगा, क्योंकि म्यू भी जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा हुआ करता था। तो वहां से हम ये बोल सकते हैं कि लेमडा इन मीडियम जो होगा, इन मीडियम ये ऐसा होगा लेमडा एयर बाई म्यू। तो इस चीज से ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ क्या इफेक्ट पड़ता है, जो बीटा हमारा आता था लेमडा डी बाई टी, मीडियम चेंज करने से डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन हमको दिख रहा है कि लेमडा चेंज हो जा रहा है, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कि बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ठीक है, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा, दिस इंप्लाइज दैट इट विल बी प्रोपोर्शनल टू म्यू। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा बीटा न्यू आएगा, ठीक है, जो नया आएगा वो लेमडा एयर, यहाँ से अगर हम देखा जाए तो लेमडा, ये नॉट हम लिख देते हैं, एयर वाला है जो लेमडा नॉट डी बाई म्यू इंटू टी आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी म्यू में डालते हैं तो यहाँ पे जो हमारा फ्रिंज विड्थ है वो फ्रिंज विड्थ म्यू टाइम्स घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो जो रेज ट्रेवल करते हैं उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में एक नाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ है यानी कि वेवलेंथ भी चेंज हुआ है, और हम जानते हैं कि बीटा जो होता है वो वेवलेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए यहाँ पे अगर हम एयर के कंपैरिजन में बात करें तो म्यू टाइम्स उसका जो ब्राइटनेस का फ्रिंज विड्थ होगा वो घट जाएगा। ठीक है, यानी कि क्यों घट जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं म्यू ग्रेटर देन 1 होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि फ्रिंजेस जो है श्रंक करी है। ठीक है, यानी कि वो पास पास हमको नजर आने लगेंगे। ठीक है, ठीक है, वो श्रंक हमको दिखेगा। पहले अगर दूर दूर दिख रहा था, तो अगर हम किसी मीडियम में डाल देते हैं एयर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम में, तो हमको श्रंकन दिखेगा, यानी कि वो पास पास दिखेंगे, सबके बीच का दूरी जो है वो घट चुका होगा। ठीक है, यानी कि हमने अभी तक देखा कि दो केसेस की, अगर हम रेज को सीधा सीधा पहले से पाथ डिफरेंस जीरो नहीं कराएं तो पहले वाले पाथ डिफरेंस को हमको कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरी बात देख रहे हैं कि अगर हम इसको किसी मीडियम में पुट कर देते हैं
तो जो विड्थ होता है, फ्रिंज विड्थ होता है, वो घट जा रहा है, श्रंक कर जा रहा है। कितने से? तो म्यू टाइम्स, 1/μ टाइम्स से घट जा रहा है। क्लियर है? थर्ड, ठीक है। थर्ड जो है इफेक्ट ऑफ स्लैब, ठीक है, इफेक्ट ऑफ स्लैब ऑन एनी स्लिट। ठीक है, किसी स्लिट पे अगर हम स्लैब रख दे तो क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, स्लैब, ग्लास स्लैब की बात हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्लैब से इफेक्ट क्या हो सकता है। लेट से कि ये हमारे पास ग्लास स्लैब है। ये क्या है? ग्लास का स्लैब है। स्लैब हम लोग जानते हैं क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोल रहे हैं। इसका थिकनेस लेट से कि हमारे टी है। हम क्या किए कि ऐसे पैरेलल रेज इस पे भेज दिए। ठीक है, ऐसे पैरेलल रेज भेज दिए, तो हम दो ही रेज को ले रहे हैं, एक जो इसके बगल से ऐसे गुजरा है, एक जो यहाँ से गुजरा है। पैरेलली है, नॉर्मल है, यानी कि कोई रिफ्लेक्शन ये सब चीज का झंझट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, यहां तक जब आया तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम जानते हैं कि इधर का स्पीड v1 है, ये एयर, इसमें जो स्पीड होगा वो v2 होगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स हियर हमको v2 जो होगा वो लेस देन v1 होगा, क्योंकि V2 जो है, हम एयर की बात कर रहे हैं, इधर जो है एयर है, रेयर मीडियम है, ग्लास स्लैब है, डेंसर है, यानी कि डेंसर मीडियम है, तो वेलोसिटी जो होगा उसमें कम होगा। अगर हम सेम टाइम मानते हैं, फॉर सेम टाइम, या फिर हम बोलते हैं कि इसको यहां से यहां तक निकलने में कितना देर लगता है। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं टू ट्रेवल डिस्टेंस टी। इसको टाइम कितना लगेगा? ठीक है, टी की बात करें तो ये स्पीड v2 जा रहा है, तो लेंथ अपॉन यानी कि टी अपॉन v2 लग रहा होगा। v2 कितना होगा? तो सिंस हम जानते हैं म्यू इक्वल टू होता है c बाई v2, यहाँ पे होता है इस फिगर के अनुसार, तो यहाँ से हम v2 को लिख सकते थे कि ये c बाई म्यू होगा। तो यहाँ से अगर हम पुट कर दें तो ये हमको दिख रहा है म्यू टी बाई सी। अच्छा, टी दो दो जगह हो रहा है, तो ये हम टाइम लिख देते हैं पूरा। ठीक है, टाइम जो होगा टू ट्रेवल डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू टी। टी क्या है? थिकनेस v2। तो यहां से हमको मिला टाइम इज इक्वल टू म्यू टी बाई सी। ठीक है, अब इतने टाइम में ये कितना दूरी चला होगा, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन टाइम। ठीक है, उस टाइम में कितना डिस्टेंस, तो हम इसको डी मान लेते हैं। तो डी हमको कितना दिख रहा है? तो ये v1। ठीक है, v1 कितना होगा? तो ये c के बराबर होगा। तो v1 इंटू टाइम डैश जो भी गिवन है, इसको हम टी डैश अगर बोल रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा? c इंटू म्यू टी बाई सी, यानी कि म्यू इंटू थिकनेस टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि अगर रास्ते में ग्लास स्लैब है तो d इजकल टू यहाँ आ रहा है म्यू इंटू टी। म्यू जो है ग्रेटर देन 1 है, यानी कि हम यहाँ से बोल रहे हैं d इज ग्रेटर देन टी है। ठीक है, यहाँ पे टी क्या है? तो थिकनेस है ऑफ स्लैब। ठीक है, यानी कि अगर रास्ते में रेज जा रहे हो और किसी एक रेज के सामने हम कोई एक पैरेलल स्लैब रख देते हैं, एक ग्लास स्लैब रख देते हैं, तो उसमें जो है पाथ डिफरेंस आ जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस जो है सेम समय में जो ट्रेवल करता हो उतना नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि दिस इम्प्लाइज कि
पाथ डिफरेंस दोनों में कितना आया, जो डेल्टा एक्स हम लोग लिखते हैं वो कितना आ रहा है, तो डी माइनस टी, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो टी म्यू माइनस 1 का पाथ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने वाईडीएससी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब फिलहाल तक हमने कुछ नहीं कहा है वाईडीएससी के बारे में, सिर्फ कहा है इतना कि अगर हम एक ग्लास स्लैब से रेज पास कर रहे हैं, एक विदाउट ग्लास स्लैब और एक ग्लास स्लैब के थ्रू, तो सेम समय में देखेंगे कि जो एयर से पास करा है वो कुछ ज्यादा दूरी ट्रेवल करा होगा एज कंपेयर टू जो ग्लास से गया है सेम समय में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्लास से जा रहा था उसका स्पीड कम हो गया है। ठीक है, कोई देखते ही हो, अगर हम दो पैरेलल रास्ते हो, एक पे सब्जी बाजार हो एक खाली हो, तो सब्जी बाजार तरफ से जाएंगे तो हमको ज्यादा समय लगेगा। वही चीज है कि अगर हम रेज को ग्लास से पास किए हैं, स्पीड जो है कम गया है, तो सेम समय में वो दूरी कम तय किया होगा, और इसी वजह से दोनों रेज में कुछ पाथ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, एक मिनट। हेलो। हाँ। हाँ। 36। हम्म। अब 36 के बाद। हेलो। यस सर। ठीक है, इतना बात क्लियर है कि अगर हम ग्लास स्लैब को यूज करते हैं तो दोनों रेज में पाथ डिफरेंस कहा जा रहा है कितने का, तो टी इंटू म्यू माइनस 1 का। ठीक है, ये चीज अगर हमको क्लियर है तो बस हम इस चीज को आगे क्या करेंगे, वाईडीएससी में यूज कर लेंगे, तो इन वाईडीएससी लेट से कि ये हमारे पास सेटअप है, ये स्लिट 1 है, ये स्लिट 2 है, इधर से रेज पैरेलल ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, पैरेलल रेज करने के लिए भी कहा जाता है कि इधर हम हो सकता है कि यहाँ पे अगर हमारा सोर्स है तो इसके फोकस पे अगर हम एक ऐसा लेंस लगा दें तो ये रेज ऐसे जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो खैर इधर से हमको उतना ज्यादा लेना देना नहीं होता है। लेट्स से कि हमको पैरेलल रेज आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी ऐसे पैरेलल ही जाता। ठीक है, दोनों जगह से सब पैरेलल निकला। अब हम क्या किए कि यहाँ पे एक टी थिकनेस का ग्लास स्लैब लगा दिए। ठीक है, टी थिकनेस और म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या होगा, सिंपल सा बात है कि जो हम ये सेंट्रल लाइन ड्रॉ करे थे, ठीक है, यहाँ से जो इसको पास करके जो रे गया होगा और यहाँ से जो डायरेक्टली रे ऐसा गया होगा। ठीक है, दोनों रेज जो गए होंगे तो यहाँ से अगर जो रे पास करा होगा वो थोड़ा लेट से पहुंचा होगा, यानी कि उसमें कुछ पाथ डिफरेंस आ गया होगा। ठीक है, पाथ डिफरेंस का और टाइम डिफरेंस में भी एक रिलेशन तो है ही, लेकिन फिलहाल हम लोग सिर्फ पाथ और फेज का ही यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे अब जैसा कि अगर ग्लास स्लैब नहीं था तो यहाँ पे डेल्टा एक्स जो आया करता था वो हमको 0 मिलता था, लेकिन अभी यहाँ पे हमको पाथ डिफरेंस कितने का मिलेगा, तो टी इंटू म्यू माइनस 1 का पाथ डिफरेंस। अब यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा तो हम लोग एन लेमडा या 2n+1 लेमडा बाई 2 से डिसाइड कर सकते हैं। खैर, हमारा जो पाथ डिफरेंस मिला यहाँ पे, जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा था वहां पे अब क्या हो गया, अब इतना आ रहा है, अब इतना आ रहा है, तो 0 किधर होगा। ठीक है, तो ये इस वाले में थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, उसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो दोनों का 0 कहाँ पे होगा, यानी कि सेंट्रल जो ब्राइट या
जो सेंट्रल ब्राइट की बात कर रहे थे वो किधर की तरफ शिफ्ट करेगा? बोलो। इसमें जो लेंथ ज्यादा ट्रेवल करा है वो कौन सा है? किसका पाथ ज्यादा है? नीचे S1 से या S2 से? बोलो। यहाँ पे एस, एस, S2 से, ठीक है। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम से अगर बात कर रहे हैं तो S1 वाला जो है डिलेड हो जा रहा है, S1 से पीछे पीछे आ रहा है, ठीक है। तो हमको इसको मिलाने के लिए किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? इधर कहीं, ठीक है। यानी कि ये जो है S2 से जो गया हो यहाँ पे जब आएगा, यानी कि सेम टाइम डिफरेंस, जैसे हम बोले थे कि डेल्टा टी बाई टी इजकल टू डेल्टा पाई बाई 2 पाई इजकल टू डेल्टा एक्स बाई लेमडा, ये तीनों में रिलेशन होता है। तो अगर हम डेल्टा टी और डेल्टा एक्स की बात कर रहे हैं तो डेल्टा टी जीरो करना चाहें तो डेल्टा 5x भी जीरो होगा। तो टाइम डिफरेंस यानी कि डिलेड हो रहा है, टाइम सेम करने के लिए इसको ज्यादा दूरी तय कराना पड़ेगा, तो हमको ऊपर की तरफ शिफ्टिंग मिलेगा और यहाँ पे हमको डेल्टा एक्स जो है जीरो मिलेगा। यानी कि जिधर हम स्लैब लगाएंगे उधर ही सेंट्रल मैक्सिमा मूव करेगा, ठीक है। ठीक है, शिफ्ट कर गया है, ठीक है। यानी कि अगर हम ऊपर की तरफ यानी कि डेल्टा एक्स लिखना चाहें तो y माइनस, जो पहले लिखते थे, वाई डी, वाई स्मॉल डी बाई डी माइनस टी म्यू माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ से किसी भी y दूरी पे जाके अगर लिखना चाहें तो वाई डी बाई डी माइनस टी माइनस म्यू कर सकते हैं। ये क्या है? पाथ डिफरेंस एट डिस्टेंस y फ्रॉम सेंट्रल लाइन, ठीक है। सेंट्रल लाइन जो है वो मिड पॉइंट को ही बोल रहे हैं और सेंट्रल मैक्सिमा जहां पे डेल्टा एक्स जीरो हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम एक क्लास स्लैब को ऐसे यूज करते हैं तो ये, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस में एक ही क्लास स्लैब होगा, ऊपर दे या फिर नीचे दे, कहीं एक जगह दे। लेकिन हमारे जो सवाल बनते हैं उसमें कभी कभी दोनों ही स्लिट्स पे ग्लास स्लैब दे देता है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और अलग अलग थिकनेस का। तो उसके अनुसार ही हम लोग दोनों का जो टाइम है फाइंड कर लेंगे और उस हिसाब से कितना डिस्टेंस आगे पीछे वो चेक कर सकते हैं। क्लियर? यानी कि पूरा जो गेम है वाईडीएससी में या फिर आगे चल के डाइफ्रैक्शन, सारा का सारा पाथ डिफरेंस पे ही है। अगर पाथ डिफरेंस हमको आता है तो हम उससे फेज डिफरेंस से रिलेट कर सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा से रिलेट कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग पहले चेक कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि जो भी सवाल पूछता है उस हमारा मेजर जो पोर्शन होता है यही होता है पाथ डिफरेंस इस चैप्टर में। अगर पाथ डिफरेंस निकालना सीख गए हैं, कैसे वेरी कर रहा है ये सीख गए हैं, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है कि अगर हम व्हाइट लाइट यूज करें तो, ये थर्ड था। फोर्थ, यूज ऑफ व्हाइट लाइट फॉर वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट। अगर वाईडीएससी यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम व्हाइट लाइट यूज करें तो क्या होगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा ये ब्राइट फ्रेंज या फिर डार्क फ्रेंज जो भी आता है वो लेमडा पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि ब्राइट या फिर डार्क की बात करा जाए तो लेमडा पे डिपेंड करता है। यानी कि डार्क फ्रिंज वो भी 2n+1 लेमडा बाई 2 पे आएगा, ठीक है। ये हम लोग करते थे जो भी डेल्टा एक्स आया तो, ठीक है। यानी कि वाई जो आता था वो हमारा आ जाता था 2n+1 लेमडा डी बाई 2d, ठीक है। वही अगर हम
ब्राइट फ्रिंज के लिए, सॉल्व करते थे तो y आता था n लैम्डा d बाई डी। ठीक है, तो ये चीज हम इन दोनों चीज को ध्यान से देखें तो हमको ये y जो डिस्टेंस है वो हमको दिख रहा है कि लैम्डा से प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ से प्रोपोर्शनल है। और व्हाइट लाइट जो होता है, ये व्हाइट लाइट होता है विजिबल, यानी विवग्योर। इधर से इधर जाते हैं तो लेमडा जो है बढ़ रहा होता है। वायलेट का सबसे कम लेमडा और रेड का सबसे ज्यादा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि वाई डार्क जो पहले आएगा, किसका आएगा? जिसका लेमडा कम होगा। वाई डार्क जो होगा, फर्स्ट जो होगा सीन किसका होगा? वायलेट का। वायलेट, ठीक है। वाई डार्क पहले कौन दिखेगा? तो वायलेट, ठीक है। ऐसा ब्राइट की बात करें तो भी वायलेट। तो लोग क्या सोचते हैं वो बात की बात है, लेकिन पहले यहाँ पे होता क्या है वो चीज देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा स्लिट 1, ये स्लिट 2 इधर से गया, यहाँ पे हमारा ये स्क्रीन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है हमारा सेंट्रल पॉइंट है। सेंटर पे तो सारे के सारे रेज आए होंगे, यहाँ पे ये सेंट्रल मैक्सिमा ही होगा और यहाँ पे हमको व्हाइट कलर ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे रेज आए होंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले डार्क क्या मिलता है? वायलेट। अब सोचो यहाँ पे थोड़ा सा बात, यहाँ कंफ्यूजन ये होता है कि वायलेट जो है डार्क मिला तो हमको दिखना क्या चाहिए? ठीक है, बहुत जगह लोग वायलेट लिख देते हैं, लेकिन ध्यान रहे वायलेट डार्क मिला, डार्कनेस इसका ज्यादा है, यानी कि हमको सीन क्या होगा? रेडिश कलर दिखता है। ठीक है, यानी कि हमको क्या मिलेगा? रेडिश कलर। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे वाई डी यानी कि वायलेट जो है मिनिमा है, तो यहाँ पे हमको रेडिश मिलेगा। फिर ऊपर जाएंगे तो ऊपर जो है मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमा में वायलेट क्या आएगा? तो वायलेट जो हमको नहीं दिखता है बल्कि क्या दिखता है? ब्लूइश। ठीक है, ब्लू भी नहीं दिखता है, बाकी सब कलर भी होते हैं, तो ब्लूइश दिखता है। वैसे ही नीचे जाएंगे तो रेडियस फिर ब्लूइश ऐसा ही कलर हमको दिखेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो व्हाइट लाइट अगर यूज कर रहे हैं तो पहले रेडियस दिखेगा, फिर आगे जाके देखेंगे तो वायलेट दिखना चाहिए, लेकिन सब मिलके हमको ब्लू कलर दिखता है, तो रेडियस फिर ब्लूइश। वैसे ही नीचे जाएंगे तो पहले रेडियस, फिर ब्लूइश, ऐसा कलर दिखेगा हमको। इसके इधर जाएंगे तो बाकी सब फिर से मिलके थोड़ा व्हाइटिश टाइप का ही आ जाता है, पूरा व्हाइट भी नहीं रहता है, लेकिन व्हाइटिश हो जाता है। व्हाइट इन कलर, ऑफ व्हाइट या मिक्स्ड व्हाइट हम लोग इधर की बात करते हैं। दूर की अगर हम दूर चले जाएं तो इधर मिक्स्ड व्हाइट होता है, या फिर इसको बोलते हैं ऑफ व्हाइट। ठीक है, इधर भी अगर हम आएंगे तो इधर मिक्स्ड व्हाइट। यानी वाईडीएससी में अगर हम इधर से क्या इंसिडेंट करे हैं? व्हाइट लाइट इंसिडेंट करे हैं, तो हमको ऐसा फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे, ऐसा पैटर्न बनता हुआ हमको दिखेगा। ठीक है, तो वाईडीएससी में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो पहले देखिए, रेज को अगर हम किसी एंगल पे भेजें तो जो सेंट्रल मैक्सिमा था वो भी शिफ्ट हो जाएगा, बाकी सारे भी उसी के अकॉर्डिंग ही शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल में वो कितना शिफ्ट हुआ ये पूछा जा सकता है। अगर हम किसी वाईडीएससी सेटअप को किसी मीडियम में पुट कर दें तो फ्रिंज विड्थ जो है सिकुड़ जाएगा, म्यू टाइम्स यानी कि 1/म्यू टाइम्स फ्रिंज विड्थ घट जाता है।
फिर अगर हम किसी भी एक स्लिट के सामने अगर हम कोई दूसरा ग्लास स्लैब पुट कर देते हैं तो पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो उस केस में भी मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होगा, वैसे के अकॉर्डिंग सारा कुछ शिफ्ट हुआ होगा। वैसे ही यहाँ पे देख रहे हैं, जब व्हाइट कलर हम यूज करे हैं तो हमको ऐसा कलर्स दिखने को मिलेंगे। ठीक है, रेड नहीं बोल के रेडियस, क्योंकि बाकी सब भी लगातार ही हमको दिखे होंगे, इस कलर से ऐसा अपीयरेंस आता है। कौन सा था? फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ है कि अगर हम स्लिट का विड्थ चेंज कर दे तो कोई इफेक्ट होगा क्या? यानी कि फिफ्थ है चेंजिंग विड्थ ऑफ स्लिट्स। ठीक है, जो स्लिट्स हमने यूज करा है, स्लिट बहुत पतला होता है, उसका विड्थ को अगर हम खुद भी अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो सोच सकते हो कि क्या होगा। ठीक है, कम विड्थ है तो उसका इंटेंसिटी क्या होगा? कम। ज्यादा विड्थ होगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। ज्यादा इंटेंसिटी का अगर लाइट्स आएंगे तो हमको डार्क बहुत कम मिलेगा, ब्राइटनेस ज्यादा मिलेगा। तो वही हम लोग देखते हैं मैथमेटिकली कि क्या होगा। ठीक है, अगर हम विड्थ ज्यादा रखें, विड्थ ऑफ स्लिट्स ज्यादा रखें तो क्या इफेक्ट होगा? अगर हम खुद सोचें, एक पतले से छेद से लाइट आ रहा है और उसका विड्थ बढ़ा दें तब लाइट आ रहा है, तो दोनों के केस में, सेकेंड केस में इंटेंसिटी ज्यादा होगा। अगर ज्यादा इंटेंसिटी के लाइट्स अगर हमको एक जगह पे मिलेंगे तो डार्कनेस जो होगा वो कम हो जाएगा। डार्कनेस कम होने का मतलब ब्राइट की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, और ब्राइटनेस वाला है वो और ब्राइट हो गया, तो ओवरऑल हमको डार्कनेस खत्म होता हुआ दिखेगा। तो हमको कहीं भी पैटर्न क्लियरली हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ऐसा सिचुएशन होगा। वही चीज हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली देख रहे हैं कि कैसे देख सकते हैं। ठीक है, खुद दिमाग लगाएं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग आराम से लिख सकते थे। अब जानते हैं हम लोग पावर, एक टर्म है पावर जो होता है, या फिर इंटेंसिटी कहते तो इंटेंसिटी इनटू एरिया होता है। इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो लेट्स से कि ऐसा हमारा ये स्लिट है, तो इसको हम पहले भी बताए थे कि ये कार्डबोर्ड है। ऐसा अगर हमने इस पे कट मार्क कर दिया तो इसको हम लोग बोलते हैं कि स्लिट है। इस स्लिट का लेंथ है L, और थिकनेस की बात करें विड्थ W, तो इसका एरिया हो गया L इंटू W। अगर इस स्लिट पे मान लेते हैं यहाँ से रेज आ रहा है, ठीक है, यहाँ से रेज आ रहा है, तो लेट से कि इंसिडेंट जो है वो आई नॉट, क्या है ये? इंसिडेंट इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा? पावर ऑफ स्लिट की बात करें तो ये हो जाएगा कितना? आई नॉट इंटू LW, आई नॉट इंटू एरिया। ये पावर ऑफ स्लिट हो गया, यानी कि अगर ये इंसिडेंट रे इस स्लिट पे आ रहा है तो इस स्लिट को अगर हम सोर्स मान रहे हैं तो उस सोर्स का पावर कितना हो गया? तो आई नॉट इंटू LW हो गया। यहाँ L लेंथ है, W जो है विड्थ ऑफ द स्लिट। ठीक है, ये चीज आ रहा है। ठीक है, सिंपली हमको दिखाना है कि ये जो हमारा इंटेंसिटी है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, विड्थ पे डिपेंड करता है। तो ये चीज है पावर ऑफ स्लिट। अब अगर इस स्लिट से यहाँ D दूरी पे जाना है, ठीक है, तो D दूरी पे अगर जाना है तो वहां पे हम इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन जहां पे हमको ऑब्जर्व करना है उसकी बात करें तो पावर स्लिट अपॉन एरिया हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वेवलेट जा रहे होंगे, ऐसा जा रहे होंगे, ऐसा है, तो ऐसा हमको सिलेंड्रिकल मिलेगा क्योंकि हम लंबाई काटे हुए हैं,
तो ये हमको कैसा मिल रहा है? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल यानी कि हम एरिया जो यूज करेंगे सिलेंडर का, यहाँ से डी लेंथ का, तो हम क्या लिख सकते हैं? आई नॉट एल ओमेगा इंटू 2 पाई आर एल। पाई आर एल होता है ना, पाई आर आर हो जाएगा डी इंटू एल। ठीक है, तो ये हो गया आई नॉट ओमेगा बाई पाई डी। ठीक है, तो यहां से हमको दिख रहा है कि इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन, स्क्रीन की बात हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम ओमेगा बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं तो उस पर डिपेंड करता है। अगर ऐसा डिपेंड करते हम पहले से भी जानते थे, मैथमेटिकली नहीं भी जानते तो कुछ चलता है, लेकिन न्यूमेरिकल में आ जाता है, इसलिए ऐसा बताना पड़ा है, बस और कोई रीजन नहीं है। अब मान लो कि यहाँ पे हमारे पास ऐसा स्लिट है, यहाँ पे ये थिकनेस W1 है, यहाँ पे थिकनेस ये W2 है, तो यहाँ से जो रह गया होगा इसका इंटेंसिटी I1, यहाँ से रह गया होगा इंटेंसिटी I2। आई मैक्सिमम की बात करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा अंडर रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर दोनों इक्वल होता तो 4i मिलता, और आई मिनिमम की बात करें तो अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर मिलेगा, ये जीरो नहीं मिलेगा। पहले वाले केसेस में क्या हो रहे थे कि जीरो मिल रहा था, इसलिए हमको डार्क दिखता था, मिल जाता था, दिख जाता था। लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है, जीरो नहीं है यानी कि कुछ वैल्यू होगा, यानी कि कुछ ना कुछ ब्राइटनेस हमको दिख रहा होगा। लाइट भले ही डिम दिखे, एकदम से डार्क नहीं नजर आएगा। तो अगर हम विड्थ बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि हमको जो है पैटर्न जो है वो क्लियर नहीं मिलेंगे, हम शायद ऑब्जर्व नहीं कर पाए। ठीक है, यानी कि यहां से बोल सकते हैं हम कि पैटर्न में नॉट बी क्लियरली डिस्टिंग्विश। ठीक है, क्लियरली हो सकता है कि हम उसको क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग विड्थ को हमेशा कोशिश करेंगे कि कम ही रहे, विड्थ ज्यादा ना हो। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, कुछ कुछ समझ आ रहा है कि सब ऊपर से ही जा रहा है? फर्स्ट के 3 लेक्चर पे अगर ध्यान दिए होगे तो अभी वाले सब कुछ भी नहीं है, अगर वो सब छोड़ दिए हो तो, और 11th में फेज डिफरेंस इस सब में अगर दिक्कत रहा हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे लॉयड्स मिरर एज अ लिमिटिंग केस ऑफ YDSC। लॉयड्स मिरर, तो इसके बताने के लिए एक चीज हम पहले बता दें कि अगर ये मिरर है, ठीक है, अगर इस पे कोई भी रे ऐसे पड़ रहा है, इधर रिफ्लेक्ट होके चला गया, तो इन दोनों रेज में जो पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस होता है वो पाई का होता है। यानी कि फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे इज पाई। ठीक है, अगर फेज डिफरेंस पाई है तो दिस इंप्लाइज दैट हम बोल सकते हैं डेल्टा एक्स जो होगा वो λ/2 होगा, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा 5/2 पाई जो होता है वो डेल्टा x/λ होता है। तो डेल्टा 5 पाई है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, चलो सिंस इसको रहने देते हैं, डेल्टा एक्स जो आएगा वो λ/2। ठीक है, यानी कि पाथ डिफरेंस जो होगा वो λ/2 का होता है, इस चीज को याद कर लें। तो लॉयड्स मिरर यही होता है। ये क्या करते हैं कि लेट्स से कि हमारा स्क्रीन है, इस पे हमको YDAC देखना है, हम यहाँ पे एक मिरर लगा देते हैं छोटा सा।
यहाँ पे हमारा लेट्स से कि सोर्स है, तो सोर्स है तो यहाँ से ऐसे रे गया होगा, ठीक है। ये रे रिफ्लेक्ट होके इधर कहीं गया होगा और एक रे तो यहाँ से डायरेक्टली ऐसा गया ही होगा, तो इन दोनों का इंटरफ्रेंस तो हो ही रहा है। अब अगर इस रे की बात करें तो वो रे हमको लग रहा है कि यहाँ से जा रहा है, तो सोर्स 1 ये हो गया, सोर्स 2 ये हो गया। सोर्स सेम है, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होगा, ठीक है। तो ये यही कहता है कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया d, ये हो गया कैपिटल D। फिर से हमको क्या मिल रहा है, YDAC मिल रहा है, दो सोर्सेस मिल रहे हैं, एक बीच में सिर्फ मिरर लगाने से, ठीक है। इधर ऑफ कोर्स डार्क ही रहेगा क्योंकि कोई भी रेज नहीं आ रही। पैटर्न जो मिलेंगे हमको ऊपर ही पैटर्न मिलेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेल्टा एक्स की बात करें तो यहाँ से अगर सेंटर से हम y दूरी पे बात कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स हम लिखेंगे YD/d प्लस λ/2, क्योंकि पहले से पाथ डिफरेंस रिफ्लेक्शन के कारण λ/2 का पहले से आ जा रहा है। इन दोनों का बीच का पाथ डिफरेंस क्या आ जा रहा है, λ/2 पहले से ही आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि π/2 से फेज डिफरेंस पाई पीछे हो जाता है, तो पीछे हो जाता है इसलिए हम लोग ऐड करते हैं, जिसको हम लोग थिन ग्लास स्लैब से जब पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग देख लेंगे, ठीक है। 2-4 मिनट का ही कंसेप्ट है। तो यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो डेल्टा जो आ रहा है इतना आ रहा है, डेल्टा एक्स मैक्सिमा के लिए एन लेमडा, मिनिमा के लिए 2n-1 या 2n+1 λ/d/2 कर देना। डेल्टा एक्स पता चल गया तो हम मैक्सिमम मिनिमा के लिए आराम से कर सकते हैं। फॉर मैक्सिमम ये डेल्टा एक्स को क्या करना है, एन लेमडा के बराबर, और फॉर मिनिमम डेल्टा एक्स को क्या कर देना है, 2n+1 या -1 भी लिखते हैं लेमडा, अच्छा, के बराबर आपको कर देना है। सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो आ जाएगा y का वैल्यू। अगर दिया हो तो हम ये रहता है हाँ डी यानी लेंथ कैपिटल बाई सेम चीज है, ठीक है। यानी कि हम सिर्फ हर जगह यही चीज चेक कर रहे हैं कि पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, बस। यानी कि दो हमारे सोर्स होने चाहिए, सोर्स हमेशा ऐसा होना चाहिए कि कोहेरेंट सोर्स यानी मोनोक्रोमेटिक वेव हो एंड कोहेरेंट हो। कोहेरेंट यानी सेम फ्रीक्वेंसी, मोनोक्रोमेटिक यानी कि सेम हमारा ये क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कौन सा नंबर था, 6 और भी है, बाकी जो है बस फिगर ही बना के हम देख छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा हमारे पास सोर्स है, एक ही सोर्स है, हम क्या किए कि एक लेंस लिए उसको कट करके ऐसा ऊपर नीचे कर दिए, जिसको हम लोग बाइलेट कटिंग बोले थे, याद हो तो। लेंसेस को कट करके ऐसे हम शिफ्ट कर दिए थे, तो अब इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस था ये ऊपर की तरफ शिफ्टेड था, इसका प्रिंसिपल एक्सिस नीचे की तरफ शिफ्टेड था। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सोर्स है, तो इसके लिए जो हमारा इमेज बना था इधर, यहाँ से एच नीचे है तो डी ऊपर, मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ बना था, सी पे ही हम रखे हैं, तो यहाँ पे हमको मिलेगा S1। वैसे ही यहाँ से ऐसे अगर हम जाएंगे तो इधर कहीं मिलेगा S2, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर ये हम बोले कि ये कुछ डिस्टेंस h है तो हमको यहाँ से लेट से 2h डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को 2f रख दिए तो 2h आएगा।
वैसे ही ये भी 2h आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो d इक्वल टू 4h अकॉर्डिंग टू फिगर हमको दिख रहा है। अब इसके आगे का कहानी फिर से सेम, यहाँ पे एक हमको सोर्स मिला है, यहाँ पे सोर्स मिला है, ये हमारा स्क्रीन हो गया। रेज आएंगे इधर की तरफ मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ सेंट्रल मिलेगा, फिर ऐसा ऊपर नीचे हमको फ्रिंजेस मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी किया जा सकता है। वैसे इस पे ज्यादा क्वेश्चंस दिए नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, इसमें भी अगर दिया है थिन लेंस दिया है, तो यहाँ से टी थिकनेस दिया रहता है, फेज पैरेलल अगर जा रहे हैं या फिर कुछ भी जा रहा है तो इसका पीछे ही है, दोनों सिमिलर है तो ज्यादा पीछे पाथ डिफरेंस में कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, तो सिंपली हमको जो पहला केस हम लोग जो ओरिजिनल केस करे थे उसी से रिलेटेड सवाल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, चलो उसको भी कर ही लेते हैं। 7 8 फ्रेजनल बाइप्रिज्म। फ्रेजनल बाइप्रिज्म क्या होता है, तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी एक प्रिज्म है, ठीक है, जिसका थिकनेस जो है ऐसा है, ये दोनों एंगल बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, तो इस प्रिज्म को अगर ये और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के तौर पे अगर हम लोग यूज कर लेते हैं, यानी कि इसको भी एंगल ऑफ ए बोल रहे हैं, आइसोसेलेस है, ये भी एंगल ऑफ ए है। रेज जो है इधर से मान लेते हैं कैसे जा रहा है, तो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रिज्म। क्योंकि हम लोग देखे थे कि प्रिज्म में सिर्फ दो सरफेसेस रिफ्लेक्शन के लिए यूज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है ये दोनों भी और ये दोनों भी यूज हो रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग बाई प्रिज्म। फ्रेजनल ने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए उनके नाम पे था। यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज होता है कि अगर हमारे पास ऐसा थिन प्रिज्म है, ठीक है, क्या है, थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म है, इसका एंगल ए है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है, इधर से अगर रे कोई जाता है तो हम लोग बोले थे कि इधर की तरफ डेविएट होता है, जिसका डेल्टा हमने लिखा था कि म्यू इंटू ए इंटू म्यू माइनस 1। ठीक है, ये डेल्टा लिखे थे, इसी पे बेस्ड है हमारा। क्या है कि लेट से हमने इस प्रिज्म को ऐसा रख दिया, ठीक है, ये हमारा प्रिज्म है, आइसोसेलेस प्रिज्म है, यानी कि दोनों एंगल को हम ए ही मान रहे हैं। ये एंगल भी ए है, ये एंगल भी ए ही है, और बहुत थिन है। ठीक है, थिन एंगल है, यानी बहुत ही स्मॉल एंगल, थिन प्रिज्म वाला कंसेप्ट है। लेट से कि इधर से रेज ऐसे पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो रे गया होगा, लेट से कि यहाँ से जो रे गया होगा, या फिर हम एक ही सोर्स से ले जाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सेंट्रल पॉइंट हो गया, यहाँ से ऐसा रे गया है, ऐसे अगर रे गया है तो हम जानते हैं कि ऐसे डेविएट होगा। यहाँ से भी ऐसे अगर रे आया है तो वो इधर कहीं डेविएट हो। ठीक है, अब इधर कहीं डेविएट हो रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे रेज गए होंगे। ठीक है, थिन है तो एक रेज को हम यहाँ से और ले जा सकते हैं जो कि ऐसा कहीं गया हो। तो ये जो रेज होंगे, ऐसा हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन भी करे थे कि ऐसा ये पीछे जाके ऐसे मिलेगा। ठीक है, यानी कि हमारा सोर्स एस था, लेकिन ड्यू टू डेविएशन अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमको ये ऊपर ऐसा शिफ्टेड मिलेगा S1। वैसे ही यहाँ से अगर हम लाते हैं तो यहाँ से हमको मिलेगा ये S2। ठीक है, अब ये दोनों वेव जो है जा रहे हैं, जाके लेट से कि यहाँ पे
स्क्रीन है उस पे मिल जाए। ठीक है, ये हमारा स्क्रीन है, इस पे ये जाके ऐसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो हम सिर्फ प्रिज्म को यूज किए हैं, तो प्रिज्म के यूज करने से हमको क्या मिल गया है, तो दो दो सोर्स मिल गए। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन हो गया। इस स्क्रीन के लिए रेज कहाँ से आता हुआ दिख रहा है, तो एक यहाँ से आता हुआ दिख रहा है, एक यहाँ से आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये जो है सीधा सीधा लाइन है। हम लोग चाहें तो ये डिस्टेंस को अगर h बोल रहे हैं, तो ये भी डिस्टेंस h सिमिलर मैनर पे हम बनाए हैं, तो h ही ले रहे हैं। यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम पता करें, ये डिस्टेंस को अगर हम d बोलते हैं, तो हम h भी पता कर सकते हैं डेल्टा के टर्म में। ये अगर डेल्टा हुआ तो यहाँ से लेके इसको भी डेल्टा बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा रेज गया है, तो ये भी एंगल जो होगा डेल्टा हो जाएगा, तो ये भी एंगल हम डेल्टा बोल सकते हैं। ये डिस्टेंस नहीं, तो ये डिस्टेंस अगर हमको दिया हुआ रहे x से लेट से, तो x की टर्म में हम लोग बोल सकते हैं, h को फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा को। ठीक है, ये डेल्टा है। ये रेज जो है बहुत ही इसके पास ही होगा, पैरेक्सियल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू एच बाई एक्स। यहाँ से हमको h मिल जाएगा डेल्टा इंटू एक्स, यानी कि मिल रहा है कि हमारा जो d है वो 2h है, यानी कि 2 डेल्टा x। ठीक है, डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि d इज इक्वल टू 2 म्यू टू a x इंटू म्यू माइनस 1। ठीक है, बाकी सब कहानी फिर से यानी कि प्रिज्म यूज कर रहे हैं, तो प्रिज्म में जो हम लोग थिन प्रिज्म का कंसेप्ट सीखे थे वही चीज यूज किए हैं। ये डेल्टा है, तो यहाँ से भी ये हमको दिख रहा है कि डेल्टा है, तो इसको हम लोग डेल्टा मान लेते हैं। और ये रेज जो है इसके बहुत ही करीब है, ऐसा है, तो यहाँ से ऐसा ही बहुत रे करीब गया है, तो इसलिए हम लोग इसको टोटल डेल्टा मान के ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम वहां भी कराए थे, तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है d इजकल टू 2a। ए जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है, x जो है डिस्टेंस ऑफ प्रिज्म फ्रॉम सोर्स है, म्यू माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम बीटा की बात करें, दिस इंप्लाइज दैट कि बीटा बीटा इजकल टू क्या आता था, तो ये आता था लेमडा डी बाई डी, यानी कि हम बोल सकते हैं लेमडा, तो डी है। डी ध्यान रहे कि हो सकता है अगर ये एक्स है तो यहाँ से ए बी कुछ भी दे सकता है, तो उस पे भी हम डी ही लिए हैं, तो डी लिख रहे हैं, डी आ रहा है 2ax म्यू माइनस 1। ठीक है, यानी कि हमारा पूरा कहानी जो है इसी चीज पे बेस्ड है। जितने भी केसेस हमने देखे हैं सारा का सारा इसी चीज पे बेस्ड है। बायलेट स्प्लिटिंग हो या फिर कोई सा भी केसेस हो, सारे के सारे केस में हमने पाथ डिफरेंस पे ही फोकस करा है। फ्रिंज विड्थ कितना आएगा वो चीज, फिर मैक्सिमा कहाँ है, मिनिमा क्या है, क्या क्या है। ठीक है, इसमें डी का वैल्यू इतना आ रहा है, बाकी सारे केसेस जो हैं सेम जो हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इतने सारे केसेस हैं, और भी क्वेश्चंस बनाने के लिए बनाए जा सकते हैं दूसरा दूसरा चीजें यूज करके, लेकिन ये सब जो भी हैं ये मेन मेन केसेस हैं जो चीज हम लोग को मोस्टली यूज होते हैं। क्लियर है, तो हम आज इतना ही रहने दे रहे हैं। आज का होमवर्क यही है कि आज जितने भी केसेस पढ़े हैं और पहले जो पढ़े हैं उन सब को रिलेट करके देखना है। ठीक है, एक बार रिलेट करना है कि कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास पे हम लोग इसी के ऊपर बेस्ड बहुत सारे 5-10 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे।
ठीक है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ वाईडीएसई अलग-अलग वेरिएशंस के बेसिस पे हम लोग 5-10 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसलिए इस पे बेस्ड जो भी थ्योरेटिकल है उसको पढ़ लेना है। क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं वो समझ लेना है। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस यानी अभी तक जो कुछ पढ़े हैं उसको पढ़ लो, जो डाउट होगा उसको पूछ लो। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आईडीएसई हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद बच जाएगा हमारा डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो डाइफ्रैक्शन भी 1 से 2 लेक्चर का है। अगर ये चीज़ समझे हैं तो उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऊपर से आ जाता है पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन सिंपल सा चीज़ है, 1 लेक्चर में हम लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ मेन है क्योंकि बोर्ड में भी आएगा, बोर्ड में मोस्टली प्रूफ करने के लिए आता है। तो एनसीईआरटी देख लेना है, बोर्ड में वाईडीएसई है, डाइफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन नहीं है, इस बार डिलीटेड पोर्शन है। तो खैर ठीक है, यानी कि और 3 से 4 लेक्चर में हमारे ये खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कल संडे भी है, टेस्ट होगा तो देना और बाकी जितने कुछ भी हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार ज़रूर से पढ़ लो और कहाँ-कहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है वो चीज़ समझ लो। तो ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर ये बात समझ में आ गया है तो। क्लियर है? हेलो? यस सर। ठीक है फिर, आज इतना ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि पूरा थ्योरी ही चला है, पता नहीं कितना घुसा है। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में इसी पे बेस सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, तो इसलिए एक बार पढ़ के रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है?